नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो ट्रैवल कॉम पे। और मई में ग्रहों के गोचर क्या होने जा रहे हैं, चूँकि अप्रैल महीना एक तरह से आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है और इसकी सारी वीडियो भी बन चुकी है, सारे लोगों ने देखा भी इसे। तो मई में भी ग्रहों के गोचर जो हैं आपको किस तरह के फल देंगे उस पर आधारित ये वीडियो है। और मई में भी सारे ग्रहों के गोचर हो रहे हैं। यदि शनि, बृहस्पति, राहु, केतु वो कह लें कि लंबे समय तक के लिए गोचर थे इनके, तो इनको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी शुक्र के, बुध के, सूर्य के और मंगल भी आपका गोचर हुआ जिसपे की वीडियो बनी हुई थी। तो मंगल भी जो है वो मिथुन राशि में और 2 जून तक रहेगा, यानी पूरे मई भर करीब करीब मंगल जो है मिथुन राशि में ही रहेगा सभी राशि वालों के लिए। तो सूर्य, बुध और शुक्र ये जो है 3 गोचर करेंगे। बाकी मंगल का इफेक्ट जो है वो कहाँ रहेगा, कैसा रहेगा, आइए इस वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं। चूँकि कालचक्र की पहली राशि जो होती है मेष राशि होती है और मेष राशि को कहा जाता है कि उसका अधिपति जो होता है वो मंगल होता है। और मंगल जो है आपके तृतीय भाव में गोचर कर चुका है, मिथुन राशि में, बुध की राशि है। बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है लेकिन फिर भी आपके पराक्रम भाव में है तो कुछ ना कुछ अच्छे फल जरूर देगी। सूर्य को यदि हम देखें तो सूर्य फिलहाल जो है अभी आपकी मेष राशि में ही चला आ रहा है और मई के महीने में ये गोचर करेगा और आपके सेकेंड हाउस में जाएगा और फिर जून तक यानी 15 जून तक जो है आपके सेकेंड हाउस में रहेगा। साथ ही बुध को ले लें तो बुध भी जो है 1 मई को गोचर करेगा और 1 मई के बाद 26 मई तक आपके वृष राशि में ही रहेगा। शुक्र को भी ले लें तो शुक्र भी 4 मई को गोचर करेगा और 4 मई से लेकर कम से कम 28 मई तक जो है ये भी आपके सेकेंड हाउस में रहेगा। तो दूसरा भाव जो आपका है वो देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग से प्रभावित रहेगा और काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं कह सकते हैं। शुक्र जो है अपने खुद के घर में रहेगा यहाँ पे और सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना के रहेंगे। राहु यहाँ पहले से ही अपनी खुद की राशि में है तो सेकेंड हाउस आपका देखा जाए तो काफ़ी अच्छे से प्रभावित रहेगा। तो इसी पे आधारित ये वीडियो है, आइए देखते हैं कि आपको फल क्या क्या मिलेंगे। खास तौर से मेष राशि जो होती है वो मंगल उसका अधिपति होता है और देखा जाए तो मंगल जो है इनको काफ़ी एक ऊर्जा देता है, कहते हैं ऊर्जावान बनाता है आपको और आपको जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं एक तरह से और खुद अपना काम सारा करना चाहते हैं, खुद अपने से मोटिवेट होकर अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं। तो इनके जब सेकेंड हाउस में यदि शुक्र को ले लें तो शुक्र जो होता है इनके कह सकते हैं आपके सप्तम का लॉर्ड है और इनके सेकेंड हाउस का लॉर्ड होकर सेकेंड हाउस में ही रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सेकेंड हाउस को हम कह सकते हैं कि धन का एक लॉर्ड होता है, आपकी वाड़ी का लॉर्ड होता है, आपकी अचल संपत्तियों का लॉर्ड होता है। यानी यदि आपके पास अचल संपत्तियां हैं तो सेकंड हाउस से उसका आकलन किया जा सकता है कि वो किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, किस लेवल की चीज़ें हो सकती हैं। तो शुक्र का यहाँ पे होना दिखाता है खुद के घर में कि आपके पास सांसारिक सुखों की कमी नहीं रहने वाली है। खास तौर से 4 मई से लेके कह लें यदि 29 मई तक तो यहाँ पे शुक्र जो है खुद की राशि में रहेगा अपने और सप्तम का लॉर्ड होके आपके सेकेंड हाउस में रहेगा। तो निश्चित रूप से आपके व्यापार में, बिजनेस में और शुक्र से संबंधित जो व्यापार है खास तौर से यदि देखा जाए तो ट्रैवल से संबंधित हैं, एक्टिंग है, ऑर्नामेंट से संबंधित चीज़ें हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें यानी कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में शुक्र बड़ा ही शानदार लाभ कराता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से संबंधित आपके बिजनेस है या व्यापार है तो उससे संबंधित चीज़ों में आपकी वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ा देता है शुक्र यहाँ पे और साथ ही आपको इन सब चीज़ों से कमा के एक अचल संपत्ति बनाने की तरफ प्रेरित करता है कह सकते हैं। तो शुक्र जो है यहाँ पे 4 मई से लेकर 29 मई तक बड़े ही शानदार फल देगा। इसमें भी एक कंडीशन ये है कि शुक्र जो है जब तक सूर्य वहां पे नहीं है, यानी सूर्य जो है आपका 14 मई को गोचर करेगा तो 4 मई से लेकर 14 मई के बीच में शुक्र के ये फल और भी बड़े ही प्रबल रहेंगे कह सकते हैं। यानी 4 मई से 14 मई के बीच यदि आप इस तरह के कोई काम करना चाहते हैं और एक्टिंग के फील्ड से कह लें, ऑर्नामेंट्स के फील्ड से कह लें, ट्रैवल के फील्ड से कह लें, इन सब फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक के फील्ड से कह लें, तो चीज़ें बड़ी शानदार मिलेंगी। कोई काम करना चाहते हैं आप तो निश्चित रूप से इस समय पूरे प्रयास करिए आपको शुक्र जो है आशातीत सफलता देने की तरफ अग्रसर है कह सकते हैं और काफ़ी ऊंचाई पे लेके जा सकता है शुक्र इस समय। तो 14 तारीख के पहले अपने सारे काम करने का प्रयास करिए। जो नए काम आप करना चाहते हैं, जो नई चीज़ें आप डालना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड कह लें, ऑर्नामेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें शुक्र से संबंधित हैं, उनसे संबंधित जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उसमें शुक्र जो है बड़ा ही शानदार लाभ आपको देने जा रहा है। बुध भी है, बुध को देख लें तो 1 मई से लेकर 26 मई तक आपके सेकेंड हाउस में रहेगा। वाड़ी आपकी बड़ी शानदार बनाएगा और वाड़ी के द्वारा आप अपने काम को करा लेंगे। यानी शुक्र और बुध तो आपको लक्ष्मी और धन दे ही रहे हैं
आपके पास अच्छा योग बना के पड़े हैं सेकेंड हाउस में, तो ये तो आपको पैसा दे ही रहे हैं, लेकिन आपकी वाड़ी को भी बड़ा प्रखर बना रहे हैं। और वाड़ी के काम जो होता है वो आप यदि प्रवक्ता हैं कह सकते हैं, आप प्रेस से जुड़े हुए हैं कह सकते हैं, कंप्यूटेशन से जुड़े हुए हैं, और गणित के किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज्योतिषी यदि आप हैं, तो इन सब चीज़ों से संबंधित भी फल आपको बड़े शानदार देने जा रहा है बुध यहाँ पे वृष राशि में 1 मई से लेके कह सकते हैं 26 मई के बीच में। तो इतनी चीज़ें जो है शुक्र और बुध की बड़ी शानदार आपको मिलने वाली हैं। इसका पूरा आपको लाभ भी उठाना चाहिए। और जब तक यहाँ पे सूर्य नहीं आता, मैं बार बार कह रहा हूँ, सूर्य जो जब आता है यहाँ पे तो डिग्री वाइज जब वो सूर्य शुक्र और बुध के पास रहता है तो उनको थोड़ा सा जो है वो कह सकते हैं डिटोरिएट कर देता है, डोमिनेट कर देता है। वो थोड़ा जो है उतना फल नहीं दे पाते हैं जितना उन्हें देना चाहिए। तो शुक्र और बुध का ये फल जो है खास तौर से 14 मई के पहले बहुत ही शानदार फल देगा। उसके बाद जैसे जैसे ये शुक्र से दूर होते जाएंगे, यानी करीब करीब 25 मई के आसपास, उसके बाद से फिर इसके फल आपको अच्छे मिलेंगे। तो आपको जो भी अपने अच्छे कार्य करने हैं मई के फर्स्ट वीक में ही सारी चीज़ों को करें, नई शुरुआत करें। नए यदि काम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नया कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, नई प्रोजेक्ट को शुरू करिए। शुक्र और बुध जो है आपको यहाँ पे पूरी सफलता देने जा रहे हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। राहु का यहाँ पे होना, इस पर कई वीडियो बन चुकी है। राहु जो है जब लगातार यहाँ पे रहता है तो निश्चित रूप से अचल संपत्तियों में वृद्धि करवाता ही है, साथ ही आपको अज्ञात रूप से भी लाभ कराता है। तो राहु निश्चित रूप से भी 2022 अप्रैल तक रहने वाला है, यानी 12 अप्रैल 2022 तक यहाँ रहने वाला है। तो ये योग जो है निश्चित रूप से आपको एक आशातीत लाभ, अचल संपत्तियों में लाभ, ये सारी चीज़ें कराने का पूरा एक संसाधन उपलब्ध कराता है। देखा जाए तो सूर्य जो है वो भी गोचर करेगा 14 मई को। फिलहाल अभी अपनी राशि यानी उच्च राशि में है, और 14 मई से 14 अप्रैल जब आपके सेकेंड हाउस में रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा आपको आंखों से संबंधित प्रॉब्लम कह सकते हैं, आपको चोट चपेट लगने से संबंधित प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें दे सकता है। राहु जो है यहाँ पे ग्रहण योग भी बना लेता है, और दोनों की सम्मिलित दृष्टि जब अष्टम भाव पे पड़ती है तो चोट चपेट लगना, थोड़ा यात्रा में परेशानी आपको क्रिएट हो जाना, यात्रा करने से उस तरह के लाभ ना मिल पाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो गोचर है आपका शुक्र और बुध का जो 14 मई के पहले वाला है, उसमें आपको ढेर सारी संभावनाएं हैं कि आपको चीज़ें अच्छी मिलें और आपके जो प्रयास हैं वो फलीभूत हों। चूँकि सूर्य जो है वो पंचम का भी लॉर्ड है, और बृहस्पति की आप देख सकते हैं 11 भाव से पंचम पे दृष्टि है। तो ये दिखाता है कि सूर्य जो है आपको यदि नौकरी पेशा आप हैं या किसी प्रशासन से जुड़ी हुई चीज़ों में कुछ आप योगदान देना चाहते हैं, या उसमें कोई कंपटीशन दे रहे हैं, छात्र यदि आप इस तरह के, और आपका कोई एग्ज़ाम था ऐसा जो कि प्रशासन से जुड़ी हुई फील्ड में था, तो निश्चित रूप से आपके फेवर में आने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है। सूर्य और मंगल का प्रबल हो जाना, पराक्रम भाव में मंगल रहे तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने पराक्रम से बहुत सी चीज़ें कर डालता है जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। यानी उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ का मंगल जो होता है पराक्रम का, वो निश्चित रूप से आपको पराक्रमी बनाता है, अति पराक्रमी बनाता है। कभी कभी इसे ही एरोगेंस भी कहा जाता है कि आदमी के अंदर एरोगेंस आ जाता है कि नहीं, मैं सारी चीज़ें अकेले कर लेता हूँ, किसी की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मंगल जो है आपको, और सूर्य जो आपका सेकेंड हाउस का है, निश्चित रूप से आपको प्रशासन से संबंधित चीज़ें, और यदि आप उसमें कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उससे संबंधित चीज़ों में निश्चित रूप से बड़े शानदार फल देगा। कर्मेश आपका शनि है, और शनि जो है यहाँ 2022 अप्रैल तक ऐसे ही रहेगा। कर्म पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। गोचर तो सारे बड़े शानदार हैं, बड़े ही अच्छे हैं, लेकिन जब भी कर्मेश शनि हो तो आपके कर्म में निश्चित रूप से व्यवधान डालता है। व्यवधान डालने का मतलब ये है कि शनि जो है हमेशा न्याय का देवता होता है, आपके कर्म का देवता होता है, और कर्मों पर आधारित न्याय करता है। तो आप यदि कर्म पूरे करते हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा समय है जो कि आपको काफ़ी ऊंचाई तक लेके जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको दे सकता है, क्योंकि शनि यहाँ शशयोग भी बनाए हुए है। तो फल बड़े शानदार मिलेंगे, समय बड़ा शानदार आपके लिए आ रहा है। नए आपको एग्ज़ाम देने हैं, नए व्यापार करने हैं आपको, और नई चीज़ें चलानी है कोई दी आपको, तो निश्चित रूप से एक शानदार समय, खास तौर से मई का जो पहला हफ्ता है या 2 हफ्ते कह लें आप, 1 मई से लेकर 14 मई का जो हफ्ता महीना दिन है वो जो है बड़ा ही शानदार आपका है। इसमें आप नए काम, नए प्रोजेक्ट, नई शुरुआत निश्चित रूप से करें, फल बड़े अच्छे आपको मिलेंगे। पारिवारिक जीवन की बात कह लें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पे थोड़ा प्रतिकूल असर पड़ सकता है, और सूर्य के आने के बाद सेकेंड हाउस में आपकी वाणी में थोड़ा कड़वापन, तीखापन आने से दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव के आसार हैं। हालांकि हारमोनी आप लोग की बनी रहेगी। शुक्र जो है आपके सप्तम का लॉर्ड होकर अपनी खुद की राशि में सेकंड में है, तो हारमोनी एक बनाए रहता है।
आपस में एक कह सकते हैं मेल मिलाप रहना, कंफर्टेबिलिटी बने रहना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन 14 तारीख के बाद सूर्य के आ जाने से थोड़ा एरोगेंस, थोड़ा आपकी वाणी का तरीका सही ना होना या कुछ कड़वा बोलना, ये सारी चीज़ें लेके एक मनमुटाव होने की आशंका बनी हुई है। तो इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि चीज़ें जो हैं खराब ना हो आपकी वाणी के कारण या आपके व्यवहार के कारण। बाकी आपको यदि देखें तो आपका हेल्थ जो है वो परफेक्ट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं है। हालांकि मंगल की चौथी दृष्टि है उस पर, आपके छठे भाव पे, और सूर्य जो है वो अष्टम भाव को देख रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि चोट चपेट से संबंधित चीज़ों से ज़रूर बचें आप। और साथ ही जो है यदि पहले से आप प्रॉब्लम में थे, ब्लड प्रेशर के कह लें या हार्ट की किसी प्रॉब्लम में थे, तो वो एग्रीवेट होने की, वो बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से विशेष रूप से सावधान रहें, वर्कआउट पूरा करें आप, और दवाएं लेते तो लें। और समस्या भी ऐसी कुछ समझ में आती है तो ज़रूर पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके उस चीज़ को एक तरह से कह लें, क्वेरी उसका कर लें, उसकी दवाएं हो तो दवाएं ले लें, तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ने वाली नहीं है। अच्छी बुरी चीज़ दोनों बताने के पीछे उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आप बुरी चीज़ से भी अवगत रहें, ताकि आप समय पे उसका इलाज कर सकें या समय पे उसकी कोई रेमेडीज़ कर सकें। वो हेल्थ के लिए भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, आपके सोशल स्टेटस के लिए भी हो सकती है। कोई भी चीज़ बुरी है यदि आपकी इन सब चीज़ों के लिए, तो उसकी रेमेडीज़ आप पहले से कर लें। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो ये गोचर होगा मई का, ये अप्रैल से भी अच्छा है मेष राशि वालों के लिए, यदि ये अपने पूरे प्रयास करते हैं तो। चूँकि भाग्य तभी साथ लेता है जबकि कर्म आपके अच्छे हों। तो प्रयास पूरे करिए, सफलता निश्चित मिलनी है आपको, इसमें कोई भी संदेह या संशय नहीं है। पूजा करनी तो मैं बार बार बताता हूँ कि पूजा जब भी आपको करनी हो तो सिर्फ हनुमान जी के सिवा, खास तौर से जबकि मंगल और शनि आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हो। शनि आपके कर्मेश को प्रभावित कर रहा है, मंगल आपके पराक्रमेश को प्रभावित कर रहा है। तो आप पूजा यदि करनी है तो निश्चित रूप से आप हनुमान जी की आराधना करें। हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, रोज़ जाएं तो बेहतर, लेकिन शनिवार मंगलवार जरूर जाएं। बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सारी चीज़ें यदि आप करते हैं तो इन गोचरों के लाभ मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। और एक चीज़ और मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी अपनी नैसर्गिक कुंडली, उसको भी जरूर आप गोचर के समय देखा करिए कि आपके गोचर के समय में नैसर्गिक कुंडली जो है उससे ग्रहों के टैली कितने हो रहे हैं, उससे सामंजस्य कितने हैं। यदि आपकी नैसर्गिक कुंडली में ग्रहों के गोचर जो हैं वो बड़े ही शानदार हैं, भाव बड़े अच्छे हैं, जैसे शुक्र यहाँ पे आपकी कुंडली में वृष राशि में बैठा और कुंडली में भी आपको कह सकते हैं गोचर की कुंडली में, दोनों में वृष राशियों में आ गया, तो निश्चित रूप से उसके दुगने फल आपको मिलने वाले हैं, निश्चित रूप से बड़ा ही शुभ रहने वाला है। और यदि कभी गोचर में ये वृष राशि में है लेकिन अपनी किसी और राशि में यदि नीच राशि का है, शत्रु राशि का, तो एक मध्यम फल मिलेगा। और यदि गोचर में भी नीच में है और आपकी नैसर्गिक कुंडली में भी नीच में है या शत्रु में है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे फल नहीं मिल पाएंगे। यही कारण है कि एक ही दिन पैदा हुए लोगों का डिग्री वाइज यदि देख लें, बल देख लें और गोचर वाइज देख लें, भाव देख लें, तो चीज़ें थोड़ी अलग अलग हो जाती हैं। और एक ही दिन पैदा हुए लोग जो होते हैं उनकी किस्मत जो कह सकते हैं वो अलग अलग हो जाती है। रीज़न यही होता है कि कई लोग की डिग्री वाइज मजबूत होते हैं, राशियां वही होती हैं लेकिन डिग्री मजबूत होने से निश्चित रूप से किसी को अच्छे फल मिलते हैं, किसी को थोड़े खराब फल मिलते हैं। तो इतनी चीज़ें थी मेष राशि के लिए, शानदार एक पीरियड है, निश्चित रूप से इसका लाभ उठाइए। और जो भी निर्णय लेने हैं 14 तारीख के पहले तक में जो भी निर्णय लेने दूरदर्शितापूर्ण लीजिए, निश्चित रूप से आपके आने वाले समय में वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे, बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आपके सवाल यदि कोई हो तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ भी सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर भी आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।